हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 11th के सिलेबस को स्टार्ट किया है और 11th मैंने आपको पहले चैप्टर को बेस मानते हुए मैंने आपको 11th के सिलेबस को स्टार्ट करवाया है। जिसे फिजिकल स्पेशली चल रहा है। इसमें आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा, उसके इंट्रोडक्शन को मैंने समझाया होगा, डिफिनीशन ऑफ साइंस मैंने बताई है, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री मैंने आपको बताया। उसी के आगे हम चलते हैं और आपकी नई हेडिंग्स का शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा ग्राम अणु या ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात की जाए या मोल्स की बात की जाए। उसी में चलते हैं। उसी दोबारा अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे ग्राम अणुभार, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ डिफिनीशन निकलेगा। वो डिफिनीशन में हम क्या बोलेंगे कि किसी यौगिक के दिए गए डिजिट मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अणु, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अणु, उसके 1 ग्राम अणु को, देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये आपको आपने हाई स्कूल में पढ़ा है कि ये टोटल संख्या जो है वो किसके बराबर हो सकती है, ये आपके n0 या na के बराबर होती है। और na का मतलब होता है आपका एवोगाद्रो संख्या, ये एवोगाद्रो नंबर, जिसे बताया गया कि किसी यौगिक के दिए गए डिजिट 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अणु उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करते हैं, तथा 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान उसके 1 ग्राम अणुभार के 1 ग्राम अणुभार को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लिया गया किसी की 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, जितना ग्राम यहां पे अणु का द्रव्यमान लिया गया, ये वाला द्रव्यमान उसके ग्राम अणुभार को प्रदर्शित करता है, उसके ग्राम अणुभार को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको 60 में समझना तो कैसे समझेंगे, हम बताएंगे कि 1 मोल बराबर कितना, 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर क्या, 1 ग्राम मोल, कितना, 1 ग्राम मोल। अब उस ग्राम मोल में कितने अणु की संख्या की बात होगी तो उसे बताया जाएगा Na अणुओं की संख्या। कहीं कहीं पे Na पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे उसको N0 पढ़ा जाता है। तो यहां पे क्या बताया जाएगा कि Na अणुओं की संख्या, और एक Na अणु की संख्या में कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अणु होते हैं। 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अणु होते हैं। कहीं कहीं पे ये वैल्यू सिर्फ आपकी इतनी लिखी रहती है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ही लिखी रहती है। तो आप इसको गलत मत मानिएगा, ये दोनों वैल्यू आपकी सही है। बस यहां पे मैंने आपको एग्जैक्टली वैल्यू दी है और यहां पे मैंने आपको नियरर वैल्यू दी है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि दिए गए N0 परमाणुओं के अणुओं के द्रव्यमान के बारे में बात की जाए, मतलब Na अणुओं का द्रव्यमान के बारे में बात किया जाए, तो जितने दिए गए अवोगाद्रो के अणु का द्रव्यमान होता है वह उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इन शॉर्ट अगर हम बोले कि अगर आप निकालने के लिए अगर जा रहे होंगे अणुभार, जैसे आप बताते हैं कि ग्राम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, तो शॉर्ट में हम इसको अणुभार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। क्योंकि शुद्ध शब्द जब बोला जाता है तो हम ये बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान ही बोलते हैं, लेकिन अगर अपने हम भाषा में बोलचाल भाषा में बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप इसको मोल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर आपके एग्जाम्पल में मैंने एक प्रश्न लिया है जो आपके नोट्स में भी मैंने सॉल्व करवाया है, बोला गया है कि हाफ मोल ऑफ N2, N2 जो द्विपरमाणुविक है, कहा गया हाफ मोल ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो बताया गया कि दिया गया द्रव्यमान जो है वो आपके आणविक द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। जैसे हमने बताया कि अगर हमको लिखना है क्या, हम क्या निकालें, द्रव्यमान निकालना है, किसमें, ग्राम में। तो जैसे हम फार्मूला अगर लगा रहे हैं, इसमें द्रव्यमान का फार्मूला अगर लगाएंगे तो हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान ही तो निकालना है। द्रव्यमान किसका, नाइट्रोजन का। तो देखिए जितने नंबर ऑफ मोल यहां पे दिए गए, जितने नंबर ऑफ मोल यहां पे दिए गए, तो यहां पे लिखेंगे क्या, मोल, क्या लिख दिया जाएगा, मोल। मतलब जैसे यहां पे जो द्रव्यमान आपका दे दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं, और मोल के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे उसका अणुभार, क्या लिख सकते हैं, अणुभार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अणुभार लिख सकते हैं।
अब अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, या आपका क्या कहेंगे, आप यहां पे बता सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। इसी को इन शॉर्ट में हम GAM बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ मटेरियल या मास ऑफ मैटर्स, सॉरी मास ऑफ मटेरियल अपान आप क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास सीधे भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से अगर निकाल रहे होंगे, जैसे हमने क्या बताया कि यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना है नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल यहां पे कितना बनाएंगे 1/2। नंबर ऑफ मोल कितना है 1/2। थोड़ा और रिकैप चलते हैं तो आपको बताएंगे पहले N2 का अणुभार कैसे निकाला जाएगा। तो N2 का अगर अणुभार निकालने का आप आते हैं तो N2 का अणुभार निकालने क्या करिए कि एक ट्रिक बेस में चलते हैं। बोला जाता है कि परमाणु क्रमांक यदि आपको याद है तो परमाणु क्रमांक की सहायता से आप उसकी क्या कर सकते हैं, आप उसके अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं कैसे, हमने आपको बताया N2, तो N2 कितने द्विपरमाणुक। अब एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7, एक परमाणु क्रमांक का जो नाइट्रोजन का वो कितना है 7 है। कितना है 7, और 7 का जस्ट मल्टीपल डबल में लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 14। कितना होगा 14। अब 14 एक नाइट्रोजन का होगा, 14 कितने का होगा, एक नाइट्रोजन का होगा। यहां पे कितने दिए गए 2, तो 14 इंटू कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 14 इंटू 2 इक्वल टू कितना 28 निकलेगा। कितना निकलेगा 28। तो नाइट्रोजन का अणुभार यहां पे कितना निकला आपका, नाइट्रोजन का अणुभार यहां पे कितना आपका 28 आया। कितना आया 28। तो यहां पे क्या लिख दिया गया 28। देखिएगा यहां पे कितना लिखा गया 28 लिख गया। अब इसको अगर हम निकालने के लिए आएंगे तो यहां पे जब इसको मल्टीपल से डिवाइड किया जाएगा, मल्टीपल को डिवाइड से, तो यहां पे कितना आएगा, तो द्रव्यमान कितना आएगा आपका 14 ग्राम में आएगा। कितना आ जाएगा आपका 14 ग्राम में आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, कितना ग्राम हो जाएगा 14। क्योंकि द्रव्यमान आप निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखे मोल इंटू आपका जैसे नंबर ऑफ मोल इंटू उसका एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट अगर निकाल रहे हो तो कितना हाफ इंटू 28, मतलब हाफ इंटू 28। और 28 कहां से, आपका नाइट्रोजन का अणुभार आपने निकाला 7 दूनी 14, तो 14 नाइट्रोजन का द्विपरमाणु, तो 14 दूना 28 हो गया। तो यहां पे आपने ना 14 निकाल दिया। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था जिसमें दिया गया था आपको कि 3Na अणुओं के ऑक्सीजन मतलब 3NaO2 के आपको क्या नहीं द्रव्यमान ग्राम ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, द्रव्यमान ग्राम। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया था। क्या करने के लिए दिया था, सॉल्व करने के लिए दिया था। तो इसमें दिया गया था आपको क्वेश्चन में कि 3Na अणु, इसको ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजों में गलत हो सकता है। 3Na अणु O2 का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। ग्राम में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है, ग्राम में ज्ञात करना। तो आपको पता है, क्या पता है, कहा गया कि जितने नंबर आप Na अणु लिए गए, जैसे Na अणु का द्रव्यमान, Na अणु का द्रव्यमान यहां पे दिया गया, तो वो किसके बराबर दिया गया, कहा जा रहा है कि वह ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। और ग्राम आणविक द्रव्यमान को सीधे सीधे आप किस में लिख सकते हैं, अणुभार में लिख सकते हैं। शुद्ध मान या शुद्ध जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, लेकिन उसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, अणुभार भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ कितना 3NaO2, कितना O2 है यहां पे 3NaO2। तो यहां पे 3NaO2 का मतलब ये हो गया कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखिए Na अणुओं का द्रव्यमान उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, मतलब कि जितने Na अणु दिए गए हैं, जितने एवोगाद्रो अणु का द्रव्यमान दिया गया, यहां पे कितना दिया गया, देखिए 3Na अणु दिया गया। कितना दिया गया है, 3Na अणु आपको दिया गया है, और उसका हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो क्या बोला गया कि 3Na अणु का द्रव्यमान उसके किसके मोल के बराबर, सॉरी अणुभार के बराबर होता है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहां पे अगर लिखा जाएगा तो क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे लिखा गया 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 3Na मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बोलते हो क्या, मोल इंटू कितना, क्या अणुभार, मोल इंटू क्या लिखेंगे,
अणुभार लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का हमको अगर अणुभार निकालना है, क्या निकालना है? ऑक्सीजन का अणुभार निकालना है, क्योंकि द्विपरमाणुक अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8, और 8 का मल्टीपल करेंगे कितना? तो 8 दूनी 16, तो 16 किसी एक ऑक्सीजन का हो रहा है। 16 किसका हो रहा है? एक ऑक्सीजन का हो रहा है। दिए कितने ऑक्सीजन है? कितने नंबर आप दिए हैं आपको? 2। तो यहां पे 16 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 2 बराबर कितना? 32। तो 32 क्या निकला आपका? अणुभार निकल रहा है। 32 क्या निकल रहा है? अणुभार निकल रहा है। किसका? 32 ऑक्सीजन का अणुभार निकला। बस समझ में आई होगी। अब हमको द्रव्यमान तो निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ मोल 3। अणुभार कितना है? 32। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 96 ग्राम इसका क्या आ जाएगा? आपका द्रव्यमान निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब 3Na अणु ऑक्सीजन में अगर हम द्रव्यमान की बात करें या द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू n नॉट में दिए गए होंगे, वो आपके नंबर ऑफ मोल को व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे? नंबर ऑफ मोल को व्यक्त करेंगे। आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं, उसी के अगले चरण में पढ़ाया जाता है रासायनिक संयोग के नियम, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर बात की जाए तो दो वैज्ञानिक आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। जो पहले थे आपके लोमोनोसॉव। कौन थे? लोमोनोसॉव 1748, और एक लेवासिए थे 1774 में। इन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया, और इन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे अपना नियम इन्होंने दिया। इन्होंने इसमें बताया कि जब किसी द्रव्य में या जब द्रव्य में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन होता है, जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसके निकाय की कुल मात्रा मापने या कुल ऊर्जा की मात्रा को मापने का वहां पे कोई अवधारणा नहीं होती है। जैसे बताया गया, मात्रा मापने योग्य नहीं होती है। अब आपको समझना चाहिए कि ये अंडरस्टूड प्रॉपर्टी है। आगे की ओर देखते हैं, बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, सिर्फ उसके प्रक्रम में जो उसकी प्रोसेस हो रही होती है, जैसे रासायनिक से आपकी भौतिक अवस्था में और भौतिक से रासायनिक अवस्था में। इट मींस कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही किसमें? आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में, और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही किसमें? आपके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रही होगी। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। किसमें? आपकी दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, उसकी किसी प्रकार की द्रव्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे हमने आपको इतनी चीज आपको बताई कि ग्राम अणुभार और रासायनिक संयोग के नियम के अगर बारे में बात की गई, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में बताया गया कि जब द्रव्य में कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसकी कुल मात्रा जो होती है वो मापने योग्य नहीं होती। उसमें कितना आपने वेस्ट किया है, या उसमें आपने कितना आपने फॉर्मेट किया है, या कितना आपने उसमें बनाया है, इसकी आप मापन उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है। और जो नेट बर्थ आपका मैटर का होता है, वो ना ही आपको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब नेट गेन आपको क्या रहेगा? आपको प्राप्त हो रहता है। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको आगे चलते हैं, आपको बताएंगे लेल्डोल्ट प्रक्रम। क्या बताया जाएगा? लेल्डोल्ट प्रक्रम। जो लेल्डोल्ट प्रक्रम है, एक साम्य अवस्था को निरूपित करता है। किसको निरूपित करेगा? साम्य अवस्था को। जैसे कोई अगर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया? एक कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें मान लिया जाए कि रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक यौगिक आपको दे दिए गए हो। कितने यौगिक दे दिए गए हो? 2 या 2 से अधिक यौगिक आपको दे दिए गए हो। और उसमें अगर बात करता हो कि कैसे क्या होगा, तो देखिएगा इसमें लेल्डोल्ट प्रक्रम। लेल्डोल्ट प्रक्रम। अब लेल्डोल्ट प्रक्रम में अगर हम बात करेंगे तो इसे हमने कहा कि एक कोई फनल लाइक संरचना में अगर कोई चीज देखी जा रही है,
फनल लाइक संरचना का मतलब हो गया कि कोई एच आकार की ऐसे नलिका है, एच आकार की कोई ऐसी नलिका है, और कहा जाए कि इस नलिका में टोटल पदार्थ के बारे में बात की जाए तो जैसे मान लिया जाए कि ये रिएक्टेंट है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, और इधर आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है आपको? प्रोडक्ट। तो जैसे इसमें रिएक्टेंट में अगर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई अभिक्रिया हो रही होगी, क्या हो रही हो? कोई अभिक्रिया हो रही हो। जैसे हमने मान लिया कि आपने अभिक्रिया कराई AgNO3 की, AgNO3 की किसके साथ में? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई, तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड हमको प्राप्त हो रहा होगा वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, AgI प्लस KNO3, AgI प्लस KNO3। तो हमारे कहने का मतलब लेल्डोल प्रक्रम में सिर्फ इतना है कि हमने जितनी क्वांटिटी में इनपुट डाला है, जितनी क्वांटिटी मतलब जितना रिएक्टेंट में मैंने जो चीज लिया है, जितना चीज मैंने किसमें? रिएक्टेंट में लिया है, उतना ही हमको अगर प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है तो लेल्डोल प्रक्रम के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट आपका क्या होगा? सही होगा। यह कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फनल A है और इधर फनल कौन सा है? आपका B है, मतलब ये फनल आपका A और इधर का फनल B है, और टोटल दोनों के बीच में जो भी आउटपुट आपने डाला है, अगर उसमें जो आपको इनपुट प्राप्त हो रहा है, दोनों की क्वांटिटी अगर आपस में समान है, इट मींस दोनों की अगर क्वांटिटी आपस में समान होगी तो अपने किसको? साम्य अवस्था को व्यक्त करेगा। जिससे कहने का मतलब यह है कि जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को डालें, या इसका हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे होंगे, तो ये क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कुछ इसका कंटेंट, इस विलेन का कुछ ना कुछ कंटेंट हमको प्राप्त हुआ, तो अब जितना कंटेंट हमको इधर की ओर प्राप्त हो रहा होगा, इधर की ओर प्राप्त हो रहा होगा, उतना ही कंटेंट हमको इधर की ओर प्राप्त होना चाहिए। मतलब जितना मैंने रिएक्टेंट के साइड में डाला है, उतना ही अगर हमको नेट बर्थ आफ्टर रिएक्शन अगर प्राप्त हो रहा है इधर की साइड में, तो जान लीजिएगा कि आपकी जो प्रक्रम है या आपके प्रक्रम के द्वारा किया गया जो आपका टोटल एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? सही है। इन साइड अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो बोलेंगे कि अगर इसको हम मान लिए कितना? कंटेनर A मान लिए, इसको मान लिए कंटेनर A, और इसको मान लिए क्या? कंटेनर B मान लिए। क्या मान लिए? कंटेनर B मान लिए। तो बोला जाए कि सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया के दौरान, सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया के दौरान टोटल कितना द्रव्यमान गेन करके रखा हुआ है, या यूं कहें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि विलयन का द्रव्यमान, कौन सी किसका? विलयन का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले मतलब कि रिएक्टेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, अगर वो रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर अभिक्रिया करने से पहले का द्रव्यमान अगर जो है आपके अभिक्रिया करने से बाद या अभिक्रिया करने के पश्चात कि कुल द्रव्यमान अगर आपको प्राप्त हो रहे और दोनों के द्रव्यमान आपस में क्या हो? समान हो, तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा वो लेल्डोल्ड प्रक्रम को ही सिद्ध करेगा। बात समझ में आएगी होगी कि दोनों के बीच में क्या स्थापित करेगा? वो साम्य स्थापित करके रखेगा। क्या स्थापित करके रखेगा? साम्य स्थापित करके रखेगा कि जितना आप यहां पे, जैसे यहां पे आप क्या किए कि सोल्यूशन बना रहे हैं किसका? AgNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को यहां पे अगर इसमें क्या करें? कंटेनर में डाला गया होगा, तो ये रिएक्शन करने से पहले का, कब का है? रिएक्शन करने से पहले का है। अब क्या किया गया है कि जब ये रिएक्शन आपकी हो रही हो और रिएक्शन होने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से प्राप्त हो, AgI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट और इसका द्रव्यमान, और आपके मान लीजिएगा A और ये आपका क्या है? B, मतलब इन दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या हो? समान। तो ये किस प्रक्रम को व्यक्त करेगा? आपके लेल्डोल्ड प्रक्रम को व्यक्त करने जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन का अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और उससे प्राप्त कंपाउंड सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों का मिक्स अप जो टोटल सोल्यूशन का आपका द्रव्यमान है वो दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो किस प्रक्रम को व्यक्त करेंगे? लेल्डोल्ड प्रक्रम को व्यक्त करेंगे। अब आगे की वीडियो में हम आपको लेल्डोल्ड प्रक्रम का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उससे संबंधित और सारे एप्लीकेशंस आपको बताई जाएगी। आशा है कि आपको लेल्डोल्ड प्रक्रम आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी नोट्स बनाइए और नोट्स बना के आप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।